Good morning, students. Standard 12, subject English, Unit 6, Read 1, Strike Against War. Okay? यानी कि युद्ध के खिलाफ हड़ताल। इसका हम पार्ट 1 देख चुके हैं, आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। टेक्स्ट बुक ओपन कर लो आप लोग। ये हेलन केलर की स्पीच है, इसमें हमने देखा था स्टार्टिंग में हेलन केलर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि वो किस प्रकार से सोचती है। लोग जो उनके बारे में गलतफहमी पाल के रखी है, तो उस गलतफहमी को लोगों को दूर करना चाहिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑल द मशीनरीज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, ऑल द मशीनरीज ऑफ द सिस्टम हैड बीन सेट इन मोशन, यानी कि सिस्टम की जो सारी मशीनरी है, ओके, जो भी सत्ताधीश जो बैठे हैं उन्होंने नई नई मशीनरीज ला दी है। ओके, तो वो अपने काम में लग गई है। मोशन यानी गति में, मोशन यानी क्या होता है, गति में। तो सारी जो मशीनरीज है वो अपने कामों में लग गई हैं। अबाउट द कंप्लेंट एंड डीन ऑफ द प्रोटेस्ट फ्रॉम द वर्कर इज हियर्ड द वॉइस ऑफ अथॉरिटी। इसके बावजूद के सारे जो भी वर्कर्स हैं इन सभी चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं। फिर भी वो वर्कर्स की आवाज को अनसुना करके क्या बोलते हैं वो लोग, वॉइस ऑफ अथॉरिटी, यानी वो लोग सुन रहे हैं, सारी बातें उन तक पहुंच रही है। फिर भी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, फ्रेंड्स इट सेज, वो बोलते हैं मित्रों, फेलो वर्कमैन यानी साथी काम करने वाले यानी साथी कर्मचारी, पैट्रियोट्स देशभक्त, योर कंट्री इज इन डेंजर। क्या हमको और भटकाते हैं ऊपर से वो लोग कि जो आपकी कंट्री है, जो आपका देश है, वो क्या है, खतरे में है। There are foes on all sides of us, चारों तरफ से हमें किसने, फोर्स यानी कि दुश्मनों ने घेर रखा है, इस प्रकार से भड़का रहे हैं लोगों को। There is nothing between us and our enemies except the Pacific Ocean and Atlantic Ocean। तो कह रहे हैं, वो कहते हैं ऐसा कि हमारे बीच में, हमारे दुश्मनों के बीच में कुछ भी नहीं है। पैसिफिक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जो अरब सागर है, बस वही अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, बस यही दो महासागर है हमारे दुश्मनों के बीच में। वो कभी पार करके आ सकते हैं हमसे, हमारे ऊपर हमला करने के लिए। लुक एट व्हाट हैज हैपेंड टू बेल्जियम, देखो बेल्जियम की क्या हालत हुई। हमें पता है बेल्जियम की स्थिति बहुत ही बेकार हुई थी। दुश्मनों ने हमला कर दिया दूसरे देश में और बेल्जियम को क्या किया था, गुलाम बना दिया था। कंसिडर द फेट ऑफ सर्बिया, बोलते हैं सर्बिया का नसीब देखो, नसीब यानी कि उनकी हालत देखो, फेट यानी नसीब होता है, लेकिन यहाँ पर सर्बिया की मतलब हालत के बारे में, तरस खाने वाली हालत हो गई थी सर्बिया की। विल यू मर्मर अबाउट लो वेजेस व्हेन योर कंट्री योर लिबर्टीज आर इन टेंशन। अब वो इस प्रकार से कह के भड़का रहे हैं कि जब आपकी कंट्री, ओके, जब आपका देश, आपकी जो सब कुछ खतरे में है, ओके, आपकी आज़ादी खतरे में है, तो उस समय में भी आप क्या अपने कम पगार के लिए करते रहोगे, मरमर यानी गुनगुनाना बोलना, तो अपने कम पगार के लिए लड़ते रहोगे। What are the miseries you endure compared to the humiliation of having a victorious German army sail up the East River? तो तुम अपना जो बोल रहे हो कि हम बहुत सहन कर रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ है, तो जो तुम्हारी तकलीफ है उससे ज़्यादा तो आप ये क्या आपको नहीं पता है कि जर्मन का क्या हुआ था, जो जर्मनी है उन लोगों ने क्या हालत की थी ईस्ट रिवर पार करके। तो ये जो जर्मन लोग हैं ये विजेता हुए थे युद्ध में, तो उन लोगों ने ईस्ट रिवर यानी कि पूर्व नदी नहीं है, उस रिवर का नाम ही ईस्ट रिवर है, तो उसे पार करके आए थे। तो उन लोगों के रास्ते में, और वहाँ की जो महिला दल थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मतलब कि जो भी उनके रास्ते में आता उन्हें कुचल देते, उन्हें मार देते, बहुत बुरी हालत करते थे। क्विट योर ग्रम्बलिंग, अपनी ये जो गुनगुनाहट है उसे बंद करो। गेट बिजी एंड प्रिपेयर टू डिफेंड योर फायरसाइड्स एंड योर फ्लैग। क्या करना है, व्यस्त हो जाओ। किसमें व्यस्त हो जाओ कि अपनी जो दिल की आग है, अपने मन में जो आप लोगों ने आग भड़का रखी है, और ये सब किसके लिए उपयोग करना है हमें, हमारे देश का, हमारे झंडे को बचाने के लिए, हमारा जो तिरंगा है उसे बचाने के लिए, हमारे जो दिल में आग लगी हुई है, जो हमारे दिल में गुस्सा है, वो सब उसमें हमें झोंक देना चाहिए, उसमें लगा देना चाहिए।
गेट एन आर्मी, आर्मी बनो, गेट एन नेवी, नौकादल बनाओ, बी रेडी टू मीट इन्वेडर्स लाइक द लॉयर हार्टेड फ्री मैन यू आर। और जो भी तुम्हारे बीच में रास्ते में जो भी रुकावट आए उस रास्ते को आपको क्या करना है, हटाते जाना है, क्योंकि आपको हमेशा कैसे रहना है, आजाद रहना है। तो देखो कितनी अच्छी स्पीच दी है हम लोगों ने, मतलब कि ये हेलन केलर नहीं बोलती, बट हेलन केलर बोलते कि जो अथॉरिटी बैठे हैं वो इस प्रकार से आप लोगों को भड़काते रहते हैं। अब इसके आगे हेलन केलर खुद की बात कर रही है। विल द वर्कर्स वॉक इनटू दिस ट्रैप, तो क्या जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इनकी बातों में, इनकी जाल में फंस जाएंगे। विल दे बी फूल्ड अगेन, क्या फिर से वो मूर्ख बनेंगे। आई एम अफ्रेड सो, मुझे तो डर लग रहा है। द पीपल हैव ऑलवेज बीन एमिनेबल टू ऑरेटरी ऑफ दिस सॉर्ट, क्योंकि जो लोग हैं बहुत ही भोले हैं, वो इस प्रकार के जो भाषण होते हैं, ऑरेटरी यानी प्रवचन भाषण, इसमें बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। एमिनेबल यानी कि आसानी से किसी की बात में आ जाना। तो ये सब जो भाषण है इतने बड़े बड़े लोग देते हैं, तो इनकी बातें में जो हमारी निर्दोष जनता है वो आराम से वो लोग उसे मूर्ख बना लेते हैं। The workers know they have no enemies except their masters. कर्मचारियों को पता है उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उनके और कोई दुश्मन नहीं, जो उनके मालिक है वही दुश्मन है। They know that their citizenships papers are no warrant for their safety and their wives and children. और उन्हें ये भी पता है कि उनकी नागरिकता का भी कोई भरोसा नहीं है, उनके उसके लिए कोई पेपर वगैरह अवेलेबल नहीं है। अगर उनकी डेथ होती है युद्ध में, जिनके लिए लड़ रहे हैं अपने मालिकों के लिए, तो उसके बावजूद उसके बाद भी उनके बच्चों की और उनकी पत्नी की देखभाल करने के लिए कोई होगा नहीं, ना ही उनको कोई मुआवजा दिया जाएगा, ना ही उन्हें कुछ दिया जाएगा। बल्कि वो ये भी नहीं बता पाएंगे, ये भी साबित नहीं कर पाएंगे कि वो इसी देश के नागरिक हैं। They know that honest sweat, persistent toil and years of struggle brings them nothing worth fighting for. तो वो ये भी जानते हैं कि ये सालों से जो अपने ऑनेस्ट यानी कि जो कठोर परिश्रम करके जो अपना मेहनत मतलब अपना पसीना बहा रहे हैं, और जो इतनी काली मजदूरी, परसिस्टेंट टॉयल यानी कि काली मजदूरी, बहुत ही तीव्र मजदूरी, यानी कि तकलीफ वगैरह सहन करके भी, नींद आ रही है, तकलीफ है, चोट लगी हुई है, फिर भी इंसान काम कर रहा है, तो उसे कहा जाएगा परसिस्टेंट टॉयल यानी कि काली मजदूरी। तो ये जो काली मजदूरी भी कर रहे हैं और सालों की जो स्ट्रगल करते आए हैं, जो संघर्ष करते आ रहे हैं, फिर भी इसकी कोई वैल्यू होने वाली नहीं है। ये जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, अपने मालिकों के लिए लड़ रहे हैं, उसका कोई मूल्य अदा करने वाला नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। Yet deep down in their foolish hearts they believe they are country, क्योंकि वो अपने दिल में ये माने बैठे हैं कि चाहे जो भी है ये हमारा ही देश है। ओ ब्लाइंड वैनिटी ऑफ स्लेव्स, तो हेलन केलर बोल रही है कि जो अंधे बन के बैठे हो, तुम जो अंधे बन के बैठे हो, और जो गुलाम होने का भी जो तुम्हें प्राउड हो रहा है, उस पर तरस खाओ, अपने आप पे तरस खाओ, और थोड़ा बातों को समझो कि किस प्रकार से लोग आपका उपयोग कर रहे हैं। ओके, आपको क्या बचाना है, हमारे तिरंगों को बचाना है, बल्कि अपने मास्टर को प्रोटेक्शन नहीं देना है। ओके, तो ये जो पता है आप लोगों को, ये जो हेलन केलर स्पीच दे रही है, ये इंडिपेंडेंस के पहले की है, यानी कि आज़ादी मिलने के पहले की है, जब हम पे अंग्रेज वगैरह राज करते थे। ओके, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। फिलहाल अभी हम इतना रखते हैं। होप आप सभी लोगों को समझ में आया था। इसका आप लोग को ट्रांसलेशन कर देना है। बाय स्टूडेंट्स।